नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। तो सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी 2021 से 2025 के बीच यानी पिछले 5 सालों में विदेश यात्रा पर 462 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, बल्कि उससे ज्यादा है 462.58 यानी 462 करोड़ और 58 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं केवल मोदी जी की विदेशी यात्राओं में। 43 देशों में वो गए थे, कई जगहों पर बार बार गए थे। अगर सबसे महंगी यात्रा देखी जाए तो 2025 के फरवरी महीने में फ्रांस गए थे मोदी जी और केवल एक इस यात्रा पर 25.5 करोड़ 25.5 करोड़ यानी 25 करोड़ 50 लाख रुपीस केवल फ्रांस की जर्नी पर खर्च हुए थे। इसके अलावा अमेरिका जितनी बार गए हैं, 3 बार गए हैं और अमेरिका के ऊपर अगर खर्च देखा जाए तो तकरीबन 74.4 यानी 74 करोड़ 40 लाख खर्च किया गया सिर्फ अमेरिका जाने आने में जो उनका हुआ। पहले बहुत सारे नाटक हमने सुने हैं। एक साहब ने कहा था मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो एकदम खर्च नहीं करते हैं, एयरपोर्ट से ही नहा धो के जाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हकीकत कई बार सामने आ चुकी है। देखिए, एक बात तो यह कि जो भी प्रधानमंत्री होगा या इस तरह के पद पे होगा उसको विदेश जाना होगा और विदेशी यात्राओं पर खर्च करना होगा, लेकिन मोदी जी की विदेश यात्राओं पर जो खर्च हुआ है अगर पिछले प्रधानमंत्रियों से तुलना करें तो कई कई गुना ज्यादा है। भारत जैसे गरीब देश में जहां पैसे के चलते योजनाएं बंद कर दी जाती हैं, वहां इस खर्च का क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। प्रदूषण हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। आपको याद होगा दिल्ली में बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट होना था और डेनमार्क का एक खिलाड़ी आया नहीं इस बात की वजह से कि यहां पर प्रदूषण इतना ज्यादा है कि मेरी तबीयत खराब हो सकती है। दिल्ली में दिवाली के आसपास और उसके बाद जिस तरह का प्रदूषण होता है वो भयानक है। अभी भी अगर आप दिल्ली का प्रदूषण देखेंगे तो कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है, वेरी बैड है। सीवियर से कम होकर वेरी बैड हो जाएगा, फिर सीवियर हो जाएगा। प्रदूषण हमारे यहां की बहुत बड़ी समस्या है। आप कहेंगे मोदी जी से आप सीधे प्रदूषण पे कैसे आ गए? सुनिए, 2026-27 में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 1091 करोड़ रुपए देने की बात की गई है। होना तो यह चाहिए था कि पॉल्यूशन को रोकने पर खर्च बढ़ाया जाए, लेकिन अगर आप 2025-26 से तुलना करेंगे तो 2025-26 में 1300 करोड़ रुपए दिए गए थे, यानी 209 करोड़ रुपए कम दिए गए हैं 2026-27 में। 1300 करोड़ रुपए वो राशि है जो वास्तव में खर्च हुई। दिया तो पिछले बार भी 853.9 यानी लगभग 854 करोड़ ही दिया गया था, लेकिन टोटल खर्चा हुआ था 1300 करोड़ और इस बार 1091 करोड़ ही दिए गए हैं, यानी 209 करोड़ रुपए कम कर दिए गए हैं प्रदूषण खर्च करने का जो पूरा मामला था उसमें। और मोदी जी की यात्राओं में जो खर्च हुआ है वो 462.58 करोड़ है। एक और चीज देख लीजिए, बार बार कहा जाता है मुसलमानों के लिए पंचर बनाते हैं, एजुकेशन कम है, फलाना है, ढिमका है। तो छात्रवृत्ति दी जाती थी, इनको स्कॉलरशिप दी जाती थी कि ये पढ़ सकें। अल्पसंख्यक छात्रों को, केवल मुसलमानों को नहीं, इसमें सिख, जैन, ईसाई सब शामिल हैं। इनको 2025-26 में 7.34 करोड़ यानी 7 करोड़ 34 लाख रुपए से घटाकर इसको मात्र 6 लाख रुपए कर दिया गया, यानी 99% की कटौती हुई। 2026-27 में भी अभी भी केवल 6 लाख रुपए आवंटित हैं अल्पसंख्यक छात्रों यानी ईसाई, बौद्ध, मुसलमान, सिख, जैन, इन सब के गरीब छात्रों को देने के लिए भारत सरकार के पास सिर्फ 6 लाख रुपए हैं। 6 लाख रुपए में कौन सी छात्रवृत्ति दी जाएगी, कौन सी स्कॉलरशिप दी जाएगी? आप भी समझ सकते हैं। अगर 6,000 रुपए भी प्रतिमाह दिया जाए तो मात्र 100 बच्चों को यह मिल पाएगी। और मोदी जी की यात्रा ज्यादा जरूरी है, उस पर 450 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर एक उनकी यात्रा में से थोड़ी सी कटौती कर दी जाए, एक यात्रा सिर्फ कम कर दी जाए, तो अल्पसंख्यक छात्रों को कम से कम जितनी छात्रवृत्ति मिल रही थी उतनी मिलती रहती। लेकिन उसको सोचिए 99% कम करके, यानी कहिए खत्म ही कर दिया गया, जिसमें मात्र
7.34 करोड़ 7 करोड़ 34 लाख रुपए का खर्च आता था। सरकार ने वो पूरा खर्च बंद कर दिया और मोदी जी की विदेश यात्रा पे खर्चा जो है 462.58 करोड़ है। आप सोचिए, केवल फ्रांस की यात्रा पर, एक यात्रा पर 25.5 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन छात्रों को देने के लिए 9 करोड़ रुपए इस सरकार के पास नहीं है। ऐसे ही मौलाना आजाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना है, एमफिल और पीएचडी कर रहे जो अल्पसंख्यक छात्र हैं इनको मिलती है। 2025-26 में ये 42.84 करोड़ रुपए से घटाकर 2026-27 में केवल 36.14 करोड़ कर दी गई है। यानी इसमें भी 16% की कटौती कर दी गई है। यानी ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए, उदाहरण देता चला जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। यानी जनता के भले के लिए जो योजनाएं हैं, चाहे वो पोल्यूशन हटाने का मामला हो या गरीब अल्पसंख्यक छात्रों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देने का मामला हो, उससे पैसे काटे जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी की विदेश यात्राओं का खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है। आप खुद समझ सकते हैं। और सिर्फ मैंने मोदी जी का एग्जाम्पल दिया, बाकी मंत्रियों नेताओं के बाकी जो खर्चे हैं उनकी बात तो आप छोड़ दीजिए। लाखों रुपए के तो फोन के बिल लग जाते हैं इनके आज के जमाने में, जब मोबाइल पर अनलिमिटेड प्लान जो है वो 2000, 3000, 5000 में बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। जिन मकानों में रहते हैं, जितने इनके कर्मचारी होते हैं, नौकर होते हैं, मतलब राजा महाराजा भी इससे ज्यादा क्या मजे करते होंगे जो आज के मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री करते हैं। विधायकों के करोड़ों के घर होते हैं, राजधानी में करोड़ों के बंगले होते हैं, गाड़ियां फ्री, ड्राइवर फ्री, सब कुछ फ्री, और देश का कितना भला कर रहे हैं वो तो आप जानते ही हैं। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? सरकार आखिर चाहती क्या है? जो ट्रेड डील हुई, किसानों का तो सत्यानाश है। थोड़ी सी भाषा उसकी बदल गई, उस पर लोग खुश हो रहे थे। दाल उसमें से हटा दिया गया, इस पर लोग खुश हो रहे थे। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि सोयाबीन आयल तो नहीं हटाया गया। अब सोयाबीन तेल जब अमेरिका से सस्ते में आएगा तो यहां के सोयाबीन आयल का क्या होगा? यहां के सोयाबीन किसानों का क्या होगा? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। कपास का मामला जिस पर सबसे ज्यादा बात हो रही है, अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ समझौता किया है, ट्रेड डील की है, और यह कहा है कि अगर तुम कपास हमारे यहां से खरीदोगे तो तुम्हारा जो रेडीमेड गारमेंट होगा वो हम 0% टैरिफ पर बेचेंगे। यानी मान लीजिए कि बांग्लादेश में एक शर्ट बनती है, उसकी कीमत आती है 100 रुपए, और 100 रुपए ही कीमत आती है हमारे यहां जो शर्ट बनती है उसकी। अब दोनों गई अमेरिका में बिकने के लिए, हमारी वाली शर्ट 118 रुपए की कम से कम बिकेगी। केवल मैंने 18% टैरिफ जोड़ा है, बाकी सब टैक्सेज हटा दीजिए। और बांग्लादेश की शर्ट बिकेगी 100 रुपए में। आप सोच लीजिए किसकी शर्ट खरीदी जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बांग्लादेश को अमेरिका से कॉटन खरीदने पर यह छूट मिल रही है, तो बांग्लादेश जहां सबसे ज्यादा कॉटन हमारे भारत से खरीदा जाता था, अब अमेरिका से कॉटन खरीदेगा। तो भारत का कॉटन का किसान, कपास का किसान कहां जाएगा? यह सवाल आपके सामने है। पहले ही कपास का किसान विदर्भ, जिसको कभी चांदी की कटोरी कहा जाता था, उसका क्या हाल हुआ है आप जानते हैं। किसानों की आत्महत्या की सबसे ज्यादा कहानियां कहीं से आती हैं तो विदर्भ से आती हैं। विदर्भ के कुछ इलाकों में मैं गया हूं और वहां किसानों की हालत देखी है, मैंने लोगों से बात की है। तमाम रिपोर्ट्स आपने भी पढ़ी होंगी। पहले ही से किसान तबाह है और अब इस समझौते के बाद किसानों का क्या होगा वो किसी को चिंता नहीं है। एजुकेशन पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई है। ऐसे ऐसे स्कूल प्राइवेट और ऐसे ऐसी यूनिवर्सिटीज खुली हैं जिनमें पढ़ा पाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। और सरकारी स्कूलों का जो हाल है, जिस तरह से लगातार सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, उन पर बात ही क्या की जाए, वो तो आप जानते हैं, आपके अगल बगल की बात है। लेकिन गरीब छात्रों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। कोविड हुआ, सरकारी अस्पतालों की सारी हकीकत सामने आ गई। ना बेड मिल रहा था, ना इलाज मिल रहा था। नए अस्पताल बनाने या गरीब लोगों को अच्छा इलाज मुहैया कराने का कहीं कोई प्लान नहीं है, उसके लिए पैसा नहीं है। इन सब बातों पे बात करो तो कहा जाता है पैसा नहीं है। कुछ देशों में मैं बाहर गया हूं, यूरोप में गया हूं, मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में गया हूं, टैक्स है। मिडिल ईस्ट में तो टैक्स बहुत कम है, खैर नहीं के बराबर है, लेकिन यूरोप में तो टैक्स है। लेकिन उस टैक्स के बदले आपको फ्री एजुकेशन मिलता है, फ्री चिकित्सा मिलती है आपको, सड़कें शानदार हैं, अपनी गाड़ी ना हो तो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है कि कोई समस्या ही नहीं होती है।
वहां के नेता भी कई बार आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिल से चलते हुए मिल जाते हैं। यहां तो आप टैक्स देते हैं, बदले में मिलती है हवा जिसमें जहर है, पानी जो प्रदूषित है, सड़क जो टूटी फूटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिससे आप जर्नी नहीं कर सकते, और बाकी सारी चीजों के बारे में मैं क्या ही बताऊं। खुद सोचिएगा कि इतना सारा पैसा प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में खर्च हो रहा है, बाकी अगर निकाला जाएगा नेताओं के ऊपर जो खर्च हो रहा है तो सर घूम जाएगा। बड़े बड़े पूंजीपतियों के अरबों खरबों माफ हो रहे हैं, लेकिन गरीबों के बच्चों के पढ़ने के लिए, अस्पताल में चिकित्सा के लिए, युवाओं की नौकरी के लिए सरकार के पास अगर पैसे नहीं हैं, किसानों के भले के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये खुद सोचिएगा, खुद समझिएगा। हिंदू मुसलमान से अगर फुर्सत मिले तो कभी इन मुद्दों पर भी बात कर लीजिए, आपस में बैठकर बहुत कुछ समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।